So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with our पदार्थ विज्ञान सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक अपनी चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम लोग चैप्टर 8 देखेंगे। चैप्टर 8 है काल एवं दिक् निरूपण। दिक् को हम लोग दिशा भी बोलते हैं और काल का मतलब है टाइम टाइम और दिशा का मतलब है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है जो NCSM ने हम लोगों को दिया है, हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला है काल में इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन। ठीक है, कि कहाँ से काल आया, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें। लक्षण, डिवीजन, यूनिट एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंट। दिक् की बात करते हैं तो लक्षण, डिवीजन और सिग्निफिकेंस पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं काल और दिशा में क्या क्या चीज़ें हैं। आकाश की तरह दिक् और काल जो होते हैं वो अमूर्त द्रव्य होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग गुण चैप्टर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि अमूर्त द्रव्य क्या होता है और मूर्त द्रव्य क्या होता है, उसमें है एक पॉइंट। ठीक है, बाकी द्रव्य चैप्टर में नहीं था ये पॉइंट, बट गुण चैप्टर में आएगा। ठीक है, आकाश की तरह दिक् और काल एक अमूर्त द्रव्य है। इनमें प्रत्येक प्रत्येक एक निर्वय, नित्य एवं सर्वव्यापी है। इसमें सिंपल सी बात है, चीज़ें पता चल रही कि एक ही होता है काल। निरवय मतलब इसमें कोई भी कह सकते हैं कि ऑर्गेन्स या डिविजन्स नहीं होते हैं। ठीक है, नित्य की बात करें जो हमेशा प्रेजेंट रहता है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह उपस्थित रहता है। नित्य मतलब पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सर्वव्यापी मतलब हर जगह टाइम चल रहा होता है, कहीं पे ऐसा नहीं होता है कि टाइम रुक गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे काल के बारे में। तो काल और दिक् के बारे में एक पॉइंट देख लिया। अब काल शब्द की निष्पत्ति देखते हैं। तो काल शब्द का काकार और आकार तथा ली धातु से लाकार का ग्रहण करने से काल शब्द निष्पन्न हुआ है। तो सिंपल जो निष्पत्ति होती है वो आपको रट्टा ही मारना होता है, क्योंकि ये आपके लेवल से ऊपर का लेवल होता है और इतना आपको ज़रूरत नहीं है हर चीज़ का डेरिवेशन जानने में कि हाँ ये कहाँ से आ रहा है और इसका क्या मतलब है। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखना है, उसमें नंबर आपको मिल जाएंगे, आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें नहीं आती हैं ना यूनिवर्सिटी में कि ककार और अकार और ये बेफालतू की चीज़ें। ठीक है, तो ना ही पीजी में आती हैं। तो इस इतना चीज़ें आप याद कर लीजिए। अगर आप BA संस्कृत से कर रहे होते तो बात भी थी, हाँ चीज़ें समझनी चाहिए थी आपको, बट अभी नहीं कर रहा है। फिर काल शब्द के लक्षण की बात करते हैं। तो ससूक्ष्म अपि काल कलाम न लियते इति काला। ठीक है, अर्थात समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए यह बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर भी खत्म नहीं होता। कुछ जगह लियते के बजाय कलियते शब्द मिलता है, जिसका मतलब है गिना जाना। ठीक है, जिसको गिना जाता है। तो ये काल शब्द की डेफिनेशन हम लोगों को पता चली। एक और डेफिनेशन है चरक की, कि काल्य से परिणामेन जरा मृत्यु निमित्तजः रोगः स्वाभाविकः दृष्टः स्वभावो निष्प्रतिक्रिया। ठीक है, कि समय के प्रभाव से मनुष्य की बुढ़ापे और मृत्यु से जुड़ी बीमारियां स्वाभाविक रूप से दिखने लगती हैं और स्वाभाविक होने के कारण उनका इलाज संभव नहीं होता। भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु और नींद जैसी अवस्थाएं स्वाभाविक रोग मानी जाती हैं। ठीक है, कि जो काल है उसकी वजह से ही जो बुढ़ापा है, जिसको हम लोग एजिंग बोल रहे हैं, वो होती ही है। एजिंग को हम लोग नहीं रोक सकते, मृत्यु को हम लोग नहीं रोक सकते, क्योंकि ये स्वाभाविक होती हैं, जनरल होती हैं, ये आएंगी ही आएंगी, जिसका कोई क्योर नहीं होता। ठीक है, फिर तर्क संग्रह बोलता है कि अतीतादि मतलब भूत, भविष्य तथा वर्तमान के व्यवहार का कारण जो द्रव्य है उसी को काल कहते हैं। मतलब जो भूत ला रहा है, भविष्य ला रहा है, जो वर्तमान ला रहा है, तो ये जो आ रहा है इसका जो कारण है, जो भी कारण है उसे एक द्रव्य मान रहे हैं और उसको हम लोग काल बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो टाइम इज समथिंग विच वी कैन नॉट डिफाइन। टाइम को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते इंग्लिश में, लेकिन आयुर्वेद में इसको डिफाइन करा गया है एकदम अच्छे शब्दों में, देख सकते हैं आप। फिर काल के भेद की बात करते हैं। तो काल संवत्सर
तथा आतुरावस्था इन भेदों से दो प्रकार का होता है। इसमें संवत्सर अयन भेद से दो प्रकार का, शीत उष्ण वर्षा भेद से तीन प्रकार का, ग्रीष्मादि ऋतु भेद से 6 प्रकार का, पक्ष भेद आदि से 24 प्रकार का तथा प्रहर आदि भेद से अन्य प्रकार का होता है। ठीक है, तो मतलब कई प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको, संवत्सर और आतुरावस्था। ठीक है, आतुरावस्था। ठीक है, तो ये दो हो गए। ठीक है, अब इसमें शीत उष्ण और वर्षा वर्षा। ठीक है, ये 3 प्रकार के हो गए। और जो ऋतु होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और 6 ऋतुएं होती हैं ना। पक्ष 24, पक्ष आदि भेद हैं 24 प्रकार के, अभी आप आगे देखेंगे 24 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और प्रहर आदि भेद से अनेक प्रकार का होता है। तो ये चीज़ें थी, चीज़ें आपने देखी कि इतने इतने टाइप्स के डिवीजन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किस टाइप का डिवीजन आप समझ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार चरक के अनुसार वर्षा आदि जो समय चलता है वह काल शब्द से ग्रहित होता है तथा आतुरावस्था में काल एवं अकाल यह शब्द व्यवहृत होता है। ठीक है, फिर काल का संवत्सरात्मक प्रभेद। ठीक है, कि जो संवत्सरात्मक है उसमें क्या क्या मतलब भेद हैं, प्रभेद हैं और ज़्यादा भेद हैं। तो भगवान सूर्य के अपने गति विशेष से अक्षिण मेष काष्ठा कला मुहूर्त अहोरात्र पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर युग इस प्रकार विभाग कर देते हैं। महर्षि सुश्रुत के अनुसार ये निम्नलिखित भेद हैं। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत ने इस तरीके से बताया था कि जो सूर्य की गति होती है उसके अनुसार हम लोग इस तरीके से बांटते हैं। और वो किस तरीके से होता है, उनकी यूनिट्स क्या होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो जितना एक लघु अक्षर उच्चारण में समय लगता है, मतलब एक लघु अक्षर होता है जैसे छोटा आ हो गया। ठीक है, हम लोग ने बोला आ, ये जो समय लगा इसको हम लोग ने बोला अक्षिणमेष। ठीक है, अक्षिणमेष इस वजह से बोलते हैं कि पलक झपकने में जितना समय लगता है, अक्षी, अक्षी मतलब आईज। ठीक है, और निमेश मतलब बंद होना, पलक झपकना, निमेश उन्मेष, पलक के झपकना बंद होना। एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है या फिर लघु अक्षर उच्चारण में जितना समय लगता है उसको हम लोग एक अक्षिणमेष बोलते हैं। और 15 बार हम लोग ने पलकें झपकाई तो उसे बोला कि हम लोग ने एक काष्ठा हुआ। 30 काष्ठा एक कला के बराबर होता है। ठीक है, 20 कला एक मुहूर्त के बराबर है। 30 मुहूर्त एक दिन रात के बराबर है। 15 दिन रात एक पक्ष के बराबर है। पक्ष आपने सुना होगा, मुहूर्त सुना होगा। ठीक है, मुहूर्त और पक्ष। ठीक है, मास सुना होगा। ठीक है, 12 मास एक संवत्सर के बराबर होता है। ये मतलब हम लोग कह रहे हैं कि एनुअल है। 12 जो 15 दिन रात हो गई एक पक्ष। ठीक है, 2 पक्ष एक मास के बराबर हो गई, ईयर हो गया, मतलब ये वो हो गया, मंथ हो गया। और 12 मंथ्स जो होते हैं वो एक 1 ईयर के बराबर होते हैं, एक संवत्सर हो गया। 2 मास जो होते हैं एक ऋतु के बराबर होते हैं, मतलब 2 मंथ जो होते हैं वो एक ऋतु होती है उसमें। ठीक है, 3 ऋतुएं जो होती हैं वो एक अयन के बराबर होती हैं, मतलब हाफ ईयर के बराबर होती हैं। ठीक है, 2 अयन एक वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, 2 हाफ ईयर्स एक 1 ईयर के बराबर होता है। और 15 मतलब 5 जो वर्ष होते हैं वो एक युग के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये यूनिट्स हैं पुराने ज़माने की जो हम लोगों काल के टर्म्स में बोलते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं आयुर्वेद में काल का क्या महत्व होता है। तो वो एक श्लोक है, काल भोजनम आरोग्य कारणम, कि मतलब अगर हम लोग सही समय पे भोजन करते हैं तो हम लोग आरोग्य पा सकते हैं, आरोग्यता का वो कारण होता है। नित्य काल पर भोजन करना स्वस्थ कर कहा गया है। रसादी धातुओं की परिपक्वता कल काल पुरुषों में 25 वर्ष एवं अवस्था में तथा स्त्रियों में 16 वर्ष की अवस्था में माना गया है। ठीक है, कि इस उम्र तक जो रसादी धातुएं होती हैं, ठीक है, बन जाती हैं, पक जाती हैं, पूरा एकदम वो हो जाता है। 100 वर्ष का या इससे अधिक पुराना जो घी होता है वो काल प्रभावी से कफ और वात नाशक होता है। ठीक है, बल्य चक्षुष्य और मेध्य होता है।
ठीक है। घृत का अभी आप आगे सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, घृतम पित्त अनिल हरम। तो पित्त वात और पित्त का नाश करता है वो। लेकिन जो अधिक पुराना होता है, 100 वर्ष या उससे ज़्यादा पुराना, तो कफ और वात नाशक होता है। ठीक है। बलवर्धक होता है। ठीक है। चक्षुष्य होता है और मेध्य होता है, मेधावर्धक होता है। ठीक है। बुद्धि बढ़ाता है। तो ये चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको पढ़ते पढ़ते आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है चीज़ें। दीर्घकालीन रोगों का रोग असाध्य हो जाते हैं। ठीक है। अगर बहुत समय तक हम लोग रोगों का उपचार ना करें तो दीर्घकालीन रोग हो बन जाएं तो वो असाध्य हो जाते हैं। ठीक है। ग्रीष्म काल एवं शरद काल में अग्निकर्म निषिद्ध है। ठीक है। ग्रीष्म काल एवं शरद काल में अग्निकर्म निषिद्ध है। वही वही चीज दो बार लिखी हुई है। रोगों की उत्पत्ति में काल परिणाम प्रधान कारण माना गया है। भिक्षु अत्रेय ने कहा है कि रोग एवं पुरुष की उत्पत्ति में काल कारण है। संपूर्ण जगत काल के अधीन है और समय और सभी कार्यों के संपन्न होने में काल ही कारण है। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या कहा है कि रोग एवं पुरुष की उत्पत्ति में काल कारण है। रोग भी उसी के रूप की उत्पत्ति और पुरुष की उत्पत्ति, दोनों की उत्पत्ति काल की वजह से होती है। संपूर्ण जगत का काल के अधीन है। तो सारा जो जगत है, जो सारा जो वर्ल्ड है, वो टाइम के ही अंडर में आता है और सभी कार्यों को संपन्न होने में काल ही कारण होता है। कि अगर काल ही ना चल रहा हो तो कोई कार्य संपन्न ना हो। ठीक है। आठवां है कि मनुष्य में आदि से मृत्यु पर्यंत छह भाव काल के परिणाम स्वरूप होते रहते हैं। अर्थात गर्भधान में 9 मास पश्चात बालक का प्रसव होता है, फिर अस्तित्व में आता है, अवस्था अंतर परिणाम होता है, फिर वृद्ध होता है, तत्पश्चात ह्रास होता है, अंततः विनष्ट हो जाता है। तो वही चीज बता रहे हैं कि एक मनुष्य का जीवित होने से लेकर मृत्यु होने तक की जो चीज है, जिसमें कोई कारण है, तो वो एक काल कारण है। द्रव्यों के संग्रह में भी जैसे द्रव्यों का संग्रह है, पुष्प, अश्विनी या मृगशिरा नक्षत्र में करने का निर्देश मिलता है। ठीक है। कि मतलब फूलों को तोड़ना, ये सब चीजें करना नक्षत्र में करना चाहिए। और और पत्रों शाखा और पत्रों का वसंत ऋतु में, मूल का ग्रीष्म या शिशिर में, छाद कंद्र एवं शीर का शरद ऋतु में, पुष्पों और फलों का ऋतु के अनुसार एवं सार का हेमंत ऋतु के में संग्रह करना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत हैं, बोरिंग टाइप के हैं, लेकिन हाँ, आपको अगर काल का महत्व आ जाएगा, क्योंकि महत्व वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये देख लीजिएगा, हैक है कि महत्व वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा हमेशा आते हैं। मोर देन 40% ऑफ द जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें महत्व वाले क्वेश्चन होंगे। जहाँ पे महत्व, उपयोगिता, ये सारी चीज़ें आए ना, तो उसको कभी आप छोड़िए मत, उसको ज़रूर याद करिए। ठीक है। वो आते ही आते हैं। वायु का प्रकोप वर्षा में, पित्त का शरद में एवं कफ का वसंत में होता है। ये अष्टांग हृदय में आपने पढ़ा होगा। अभी चरक में भी पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ लिया होगा चैप्टर नंबर 6 या अष्टांग में चैप्टर नंबर 3, तो उसमें आया होगा। ठीक है। फिर आ जाता है दिशा निरूपण। इतना काल निरूपण में था। काल निरूपण में हम लोग ने देखा कि निष्पत्ति कैसे होती है, क्या लक्षण होता है। कि लक्षण है उसमें 2 श्लोक थे, एक सुश्रुत का था, एक चरक का था। कि सुश्रुत बताते हैं कि जो चलता रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है। जो गिना जा सकता है वो काल होता है। और चरक बताते हैं कि बुढ़ापे और मृत्यु जो जुड़ी बीमारियां होती हैं, उसका जो कारण होता है वो काल होता है। ठीक है। और उसका इलाज संभव नहीं होता। और तर्क संग्रह बताते हैं कि भूत, भविष्य, वर्तमान, इसमें जो कारण होता है वो काल कहलाता है। ये सर्वव्यापक होता है, नित्य होता है। काल के भेद हम लोगों ने देखा। अलग अलग टाइप के भेद थे। अगर संवत्सर और आत्रावस्था देखते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है। इसमें शीत उष्ण वर्षा देखते हैं 3 प्रकार का होता है। ऋतुओं के अनुसार देखते हैं 6 प्रकार का होता है। पक्ष भेद से देखते हैं 24 प्रकार का, और प्रहरादि से अनेक प्रकार का होता है। ठीक है। फिर काल की हम लोग ने यूनिट्स देखी कि एक पलंग झपकने में जो समय लगता है उसको अक्षन मेष बोलते हैं। 15 अक्षन मेष एक काष्ठा होता है, 30 काष्ठा एक कला होता है, कला एक मुहूर्त होता है, एक 30 मुहूर्त एक दिन रात
एक दिन या एक रात होती है। 15 दिन रात जो होते हैं पक्ष के बराबर होता है। 2 पक्ष एक मंथ के बराबर होता है। 12 मंथ एक ईयर के बराबर होता है। 2 जो मंथ होते हैं वो एक ऋतु के बराबर, 3 ऋतु एक हाफ ईयर के बराबर, 2 अयन जो होते हैं, 2 हाफ ईयर जो होते हैं एक वर्ष के बराबर होते हैं, जो मतलब 1 साल होता है। और जो 5 साल होते हैं वो 1 युग के बराबर होता है। फिर हम लोगों ने काल के महत्व देखे, जिसमें हम लोग ने देखा कि काल पे भोजन करना आरोग्यता में कारण होता है। 100 वर्ष से पुराना घी जो होता है वात कफनाशक होता है, बलवर्धक होता है, चक्षुष और मेध्य होता है। जो दीर्घकालीन रोग होते हैं वो असाध्य हो जाते हैं। और शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है। रोगों की उत्पत्ति में काल परिणाम प्रधान होता है। ठीक है। मनुष्य के मृत्यु के पर्यंत 6 भाव जो काल के परिणाम स्वरूप होते रहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें थी काल के उसमें। ठीक है। अब देखते हैं दिक निरूपण, दिशा निरूपण। तो भारत की उत्तर दिशा में देव स्वरूप पर्वतराज हिमालय स्थित है। ठीक है। कहाँ है? उत्तर दिशा में। इसी प्रकार किसी स्थान में स्थित आदि की जानकारी के लिए दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम लोगों को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता तो हम लोग ये किस प्रकार बता पाते हैं कि हिमालय जो है वो उत्तर दिशा में स्थित है। तो दिशा का ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी मदद से हम लोग अपने अवयव मतलब ऑर्गन्स को बता पाते हैं। जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई, या फिर 15 सेंटीमीटर फ्रॉम जो वो होती है मैकबर्नीज पॉइंट होती है। ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग पिन पॉइंट करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं, 15 सेंटीमीटर अबव द लीवर ये है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है उसको भी हम लोग दिशा या फिर दिक निरूपण के अंदर ही लेते हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किसी पुष्प या फिर कोई सी औषधि का संग्रह करना हो तो वो किसी स्थान पर एकत्रित करने जब जाएंगे तो ये तो पता होना चाहिए कि किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा से हम लोग वापस आएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इसी दिशा से ही देश की स्थिति होती है। ठीक है। स्थित होने से देश की अभिव्यक्ति होती है। आयुर्वेद में दिशा को व्यवहार के लिए देश कहा गया है। वास्तव में देश एवं दिशा में कोई भिन्नता नहीं है। देश एवं दिशा में कोई भिन्नता नहीं है। दिशा विशेष में दिशा विशेष में देश स्थित होता है। ठीक है। फिर दिशा के पर्यायवाची शब्द हैं कि दिशस्तु ककुभः काष्ठा आश्च हरितश्च तो दिक ककुभ काष्ठा आशा हरित पर्यायवाची शब्द होते हैं दिशा के। ठीक है। अब काष्ठा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि काष्ठा यहाँ पे भी आ रहा था। ठीक है। बट ये पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो दिशा आप लगाइएगा। फिर 10 दिशाओं के बारे में बताता है आयुर्वेद। ठीक है। सिंपल जो हम लोगों के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट था वही चीज़ें हैं इसमें भी। ठीक है। तो देखते हैं क्या है। प्राची जो होता है वो पूर्व दिशा होता है। अवाची जो होता है दक्षिण होता है। प्रतीची पश्चिम, उदीची उत्तर। तो ये 4 दिशाएं होती हैं 4 दिशाएं। तो ये 4 दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये याद रखिएगा। इसके नाम भूल जाते हैं या फिर नाम कंफ्यूजन हो जाता है कि अवाची उदीची दोनों सेम सेम में बदल गया। पता है उदीची को हम लोग दक्षिण बोल रहे हैं। ये एमसीक्यू आया था 2022 के पेपर में। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है। क्योंकि उस वक्त पे इतनी सारी चीज़ें आपको याद करके जाना होगा ना कि छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग से उतर जाएंगी। अभी तो ठीक है आपने बोल दिया कि उदीची उत्तर है, हमें याद रहेगा। लेकिन वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि प्रतीची पूर्व बोल दिया, प्राची को पश्चिम बोल दिया, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनके अतिरिक्त चारों दिशाओं के मध्य में जो 4 कोण हैं और उन कोणों की 4 दिशाएं हैं। ठीक है। इनके बीच बीच में जैसे हम लोग ने ये 4 देख लिया, अब इनके बीच बीच में जो होंगे उसको हम लोग बोल रहे हैं ईशान कोण, जिसको हम लोग पूर्व उत्तर बोल रहे हैं। ठीक है। वाव्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, और ऊपर और नीचे 2 दिशाएं होती हैं, ऊर्ध्व देश आकाश, अधादेश पाताल। ठीक है। तो देखते हैं ये है। अगर देखते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर ईशान कोण, वाव्य कोण, आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सब कुछ भूल जाएंगे आप।
ये भूल जाएंगे, पता है, ये सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन ये नहीं भूलेंगे अगर आपने ये कर लिया तो। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा। फिर अगर इसके लक्षण देखते हैं तो यह प्राची पूर्व और अवाची दक्षिण और प्रतीत की पश्चिम और उदीची उत्तर में इस व्यवहार का कारण जो द्रव्य है उसे दिशा कहते हैं, वह एक है, नित्य है और सर्वव्यापी है। ठीक है। दिक ज्ञान का महत्व, क्या महत्व है इसका? तो पूर्व दिशा की वायु जो होती है वो गर्म होती है, अभिष्यंदी होती है, त्वचा को दूषित करने वाली होती है। अभिसंधि मतलब पानी बहने में पसीना लाने वाली होती है, त्वचा को दूषित करने वाली होती है। अर्श, पाइल्स, विषविकार, क्रीम रोग, सन्निपात, ज्वर, श्वास विकार को कुपित करने वाली होती है। ठीक है, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, याद अभी कर लीजिए या आगे कर लीजिएगा। पश्चिम की हवा जो होती है वो ठंडी होती है, मूर्छा, दाह, तृष्णा एवं विषविकार को नष्ट करती है। दक्षिण की हवा श्रेष्ठ होती है, नेत्रों के लिए हितकारी होती है, अंगों का बल बढ़ाने वाली होती है, रक्त पित्त को शांत करने वाली तथा वायु को अकुपित करने वाली होती है। उत्तर की वायु स्निग्ध, मृदु, मधुर, कषाय, अनुरस, शीतल तथा दोषों को ना प्रकोपित करने वाली होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हिमालय तथा मध्यांचल पर्वत से निकलने वाली नदियां जो होती हैं वह का जल जो होता है पथ्य होता है, पीने लायक होता है। उत्तर दिशा जहाँ पे हिमालय है उससे उत्पन्न वन औषधियाँ उत्तम मानी जाती हैं। ठीक है, हिमालय की जो औषधियाँ होती हैं उत्तम मानी जाती हैं। जैन ताक स्वेदन हेतु निवास स्थान से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर भूमि का चयन करना चाहिए। ठीक है, ये वही वास्तुशास्त्र अपना। चंद्रमा जो है जो वनस्पतियों में शक्ति का संचार करता है। आधुनिक वनस्पति शास्त्र भी पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य को सहायक मानते हैं। निवास योग देश के संदर्भ में कहा गया है कि जिस देश में पर्याप्त अम्बु मतलब जल, औषधियाँ, ज्ञानोपयोगी सामग्री, पुष्प, तृण, तृण मतलब घास फूस, ईंधन हो, जो देश सभिक्ष धन धान्य से परिपूर्ण हो, श्रेम कल्याणकारी हो, ठीक है, रमणिक एवं पंडितों एवं मणित प्रशंसनीय हो, वहाँ रहना चाहिए। जांगम देश को आरोग्यकर तथा अनुप देश को अनारोग्यकर बोलते हैं। ठीक है, जो जांगम देश होते हैं वो आरोग्यकर होते हैं और अनुप देश जो होते हैं वो अनारोग्य होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी दिक में। आगे देखते हैं कि दिक और काल में क्या क्या अंतर होता है। एक ये अंतर देख लेते हैं कि हम लोग ने दोनों पढ़ा, लेकिन क्या अंतर है। ठीक है, तो दिक दूर आदि व्यवहार का हेतु होता है, काल अतीत आदि व्यवहार का हेतु होता है। ठीक है, दूर आदि मतलब कितनी दूर कितनी पास, इसमें जो कारण है वो है दिक। इस काल में आज, कल, परसों, नरसों, ये जो इसमें जो कारण है वो है काल। उपाधि भेद से ये 10 भेद होते हैं इसके, और काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा था ना कि इसके 10 भेद होते हैं, अभी हम लोग ने देखा था काल के भी 3 भेद होते हैं। दिक दैशिक संबंध से संसार का आश्रय है। ठीक है, और यह कालिक संबंध से संसार का आश्रय है। अगर ये लाइन नहीं समझे, दिक दैशिक संबंध से मतलब देश के संबंध से संसार का आश्रय मतलब डायरेक्शन नहीं होंगी तो क्या ही मतलब किस तरीके से चीज़ें बोलेंगे, और अगर टाइम ही नहीं होगा तो किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो वही चीज़ें हैं। दैशिक संबंध अनियत होता है, इसको बदला जा सकता है। ठीक है, जो बदला जा सकता है। कालिक संबंध नियत होता है, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस दिशा और काल में। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दिशा में फिर से देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। इसके पर्यायवाची देखे हम लोगों ने कि दिक कुभ, काष्ठा, आशा, हरित ये होते हैं। और देश और दिशा में जो कारण होते हैं, देश और दिशा एक ही होता है। दिशा विशेष में देश स्थित होता है। हिमालय राज्य में जो कि उत्तर में है उसकी जानकारी हम लोगों को दिशाओं से होती है। दिशा 10 तरीके की होती हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी कि 10 तरीके की जो दिशाएं होती हैं किस तरीके से होती हैं। दिशा के हम लोगों ने लक्षण को देखा,
इसके महत्व को देखा कि हाँ किस तरीके से डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी औषधियों को कलेक्ट करने में। घर में मतलब अगर कहीं ढूंढ रहे हैं, घर या निवास स्थान ढूंढ रहे हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दिशा का। और जो नदियाँ होती हैं वो उसका पानी पीने योग्य है नहीं योग्य है वो जानने में, औषधियाँ कहाँ से लानी चाहिए, कहाँ की उत्तम होती हैं वो जानने में, और जांगम देश आरोग्यकर होता है, अनुपदेश अनारोग्यकर होता है, ये सब चीज़ें। और किस दिशाओं की हवा अच्छी होती है, किस दिशाओं की हवा खराब होती है, ये चीज़ भी अ, हम लोगों ने देखा। जैसे पुराने ज़माने में जैसे हम लोग के जो दादा दादा दादी होते थे वो बोलते थे कि पूर्वैया चल रही है, अब जो होगा, जो पुराने दर्द होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इसीलिए यहाँ पे ये उसका रीज़न है। ठीक है, तो वो जो बोलते हैं ना वो सच सच बोल रहे होते हैं, चीज़ें सही होती हैं उनकी। क्यों सही होती हैं, यहाँ आपने देख लिया कि क्यों सही होती हैं, क्योंकि ये दिक्कतें लाती हैं वो। ठीक है, दिशा और काल में क्या अंतर होता है ये हम लोग ने देखा। और बस इतना ही चीज़ था। ठीक है, काल और दिशा में आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर 8 तक हम लोग ने चीज़ें कवर कर ली हैं। इस सीरीज़ में अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, गुण, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ला के बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।